सो अभी तक के लेक्चर मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखा दिया है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे। जिन वैल्यूज पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा उन वैल्यूज पर सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे। यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब ये कनकेव अप है तो वहाँ पर मिनिमम होगा। यदि सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाता है इसका मतलब ये कनकेव डाउन है, ऐसे घूम रहा है कनकेव डाउन है, इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिजिक्स से क्वेश्चन लगाते समय स्पष्ट लिखा रहेगा कि मैक्सिमम मिनिमम है, इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, आप इतना याद रखिए। अब मैं आपको इसमें कुछ एक दो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ टू नंबर्स is 100. Find the numbers if their product is maximum. सो क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। अब दो नंबर हैं जिनका सम 100 है, तो वो दो नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम। अब सम 100 है तो नंबर 199 हो सकता है, 290 हो सकता है, 50 हो सकता है, 49 51 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन सभी के सम 100 है। सो अपने को ये बताना है कि कौन है। तो मैं मान लिया कि एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो एक नंबर x मान लिया, एक नंबर y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम 100 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये फर्स्ट हो गया। एंड प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, x इंटू वाई की इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट x और y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। सब प्रोडक्ट हो गया ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब बोला है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो। तो dp बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया। मैक्सिमम या मिनिमम किसी के लिए भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो 100x का तो डेरिवेटिव कितना होगा, 100 है, एक्स स्क्वायर के 2x। मेरे को लगता है कि याद होगा आपको, dx बाई डी एक्स ये 1 होगा और d बाई डी एक्स स्क्वायर ये 2x होगा, है ना। से dp बाई डी एक्स आ गया। सो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर p टू बी मैक्सिमम, सो इसको मैक्सिमम होने के लिए dp बाई डी एक्स शुड बी 0, सो इसलिए आप 0 कर दीजिए। तो 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 50, x आ गया 50। यदि x 50 है तो y अपने आप 50 होगा। सम 100 है तो एक 50 दूसरा 50 होगा, देखिए ऐसे आ गया। तो 50 पर ही मैक्सिमम आएगा। आप 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 आएगा। आप 49 और 51 लेते हैं तो इनका भी सम 100 होगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट 2500 से क्या है, वह कम आएगा। तो इस तरीके से आप इनके प्रोडक्ट निकाल आप चेक कर डालिए, तो मैक्सिमम तभी आएगा जब ये दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर बोला था कि उनका सम 100 है और नंबर निकालिए तो उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम है। एक और हम इलस्ट्रेशन के पर्पज से ले सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 100। फाइंड साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल if area is maximum। तो एरिया मैक्सिमम है तो निकालिए उसका जो है साइड। देखिए कैसे हो सकता है। ये आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, x और y। सो पेरीमीटर जो p है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 2y। और पेरीमीटर दिया कितना है, 100 दिया है, तो 100 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y या x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये तो पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि एरिया,
सो एरिया ए किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई के इक्वल होगा। एरिया ए x और y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए तो 50 माइनस एक्स हो गया। सो हम यहाँ पर क्या प्राप्त कर लेंगे, 50x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी ए बाई डी एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स कर दीजिए, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा 50 माइनस 2x। ठीक है, सो ए इज मैक्सिमम, क्वेश्चन ने बोला है ए इज मैक्सिमम इफ डी ए बाई डी एक्स इज 0 बोल रखा है। सो आप वैल्यू लिखिए 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। यदि x 25 है तो y 25 होगा ही होगा। यदि दो नंबर का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम केवल तभी होता है जब दोनों नंबर क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे मैथमेटिक्स के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया। तो आगे चल करके फिजिक्स में ये लिखा रहेगा कि ये इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है, कोसेंट मैक्सिमम है, सम मैक्सिमम है। तो जिस बात को मैक्सिमम बोलता है या मिनिमम बोलता है उसका डेरिवेटिव निकाल करके 0 कर देंगे बस। अपने को कभी भी सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब मैं आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये जो है डिवाइड मास m into 2 parts so that gravitational force between them is maximum। ये बताना है, आ जाएगा। एक हमने मान लिया कि एक पार्ट m है तो दूसरा कितना बचेगा, m माइनस m बचेगा। क्योंकि दोनों का सम कैपिटल m है, तो एक को m मान लिया दूसरे माइनस m, एक m मान लिया। और देखिए ग्रेविटेशनल का फार्मूला क्या होता है, यदि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यह भी आप पढ़े नहीं हैं, फिजिक्स पढ़ाते समय आपको बता दिया जाएगा, मैं तो आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। तो f मैक्सिमम तब होगा जब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो f इज मैक्सिमम when m1 इंटू m2 इज मैक्सिमम। ठीक है, तो m1 इंटू m2 यदि आप प्रोडक्ट लेंगे तो इसको मैं प्रोडक्ट p मान लेता हूँ। सो m1 की जगह m मान लिया और m2 की जगह माइनस m मान लिया। सो किसके इक्वल हो जाएगा, m माइनस m स्क्वायर। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो स्मॉल m के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, कैपिटल M तो कांस्टेंट ही है। सो d बाई डी एम, हमें पता नहीं है कि किस टुकड़े में करना है, तो mm माइनस m स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M माइनस 2m हो जाएगा ऐसे। अब फॉर p टू बी मैक्सिमम, p के मैक्सिमम होने के लिए dp बाई डी एम आना चाहिए 0। सो देयरफॉर dp बाई डी एम है कितना, m माइनस 2m, ये 0 आ गया। सो इट इज m इज इक्वल टू m बाई 2। तो दोनों को हाफ हाफ करेंगे। सो कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि दो नंबर का यदि सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन का यूज आएगा मैक्सिमम मिनिमम ये सिखा दिया। जो कंडीशन बोलता है वो लिखेंगे, और मैक्सिमम बोलता है तो डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे, मिनिमम बोलता है तो डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। अब मैं आपको आगे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह है इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। सो इंटीग्रेशन इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव इज द एंटी डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब हुआ,
कि जैसे ये मैंने लिखता हूँ डी बाई डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यदि मैं इंटीग्रल ये सिंबल बना देता हूँ तो ये कहलाता है इंटीग्रल, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इंटीग्रल का सिंबल ये होगा, सम का बड़ा पार्ट कर देते हैं ना। अब जरा इसको आप देखिए, एक थोड़ा समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कितना बताया था मैंने, 2x। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो आपको आंसर क्या मिला, 2x। अब मैं कह रहा हूँ कि इंटर इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि जो रिजल्ट हमें मिला यदि हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो वापस हमें मिल जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल। तो ये हुआ कि यदि मैं 2x को इंटीग्रेट कर देता हूँ, इस 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे को एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। दिस इज बाय डेफिनेशन कि हम इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं जिससे हमें दोबारा क्या मिल सके, फंक्शन मिल सके। तो मैंने एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिला, तो मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप और समझिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यदि मैं +3 लिखता हूँ ऐसे तो 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2x। मतलब यदि मैं यहाँ पर 2x को इंटीग्रेट कर देता हूँ ना, इस 2x को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये पूरा सिंबल है, dx लिखेंगे जैसे डी बाई डी एक्स एक सिंबल था उसी तरीके से इंटीग्रल और dx, और यहाँ कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, x में, इसलिए यहाँ dx लिखा। यदि y के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्या लिखूंगा, dy, t के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्या लिखूंगा, dt, z के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्या लिखूंगा, dz। सो यदि मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये मिल गया है ना। अब आप देखिए, जब मैं इसी 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर मिलता है, और जब इसी को इंटीग्रेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिलता है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, ये एक कांस्टेंट डिफर करेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसका आंसर जो है यूनिक नहीं आ रहा ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल। सो ऐसे इंटीग्रल को इनडेफिनिट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आंसर यदि कोई कांस्टेंट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट का तो 0 होगा ही होगा। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो इंटीग्रल कहलाएगा या इंटीग्रेशन कहलाएगा। आप इसे देखिए जरा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बताया था मैंने आपको, है ना। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बताया था, तो किसके इक्वल आया था, कॉस एक्स के। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। अब यदि मैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट लिखता फिर कॉस एक्स को करता तो आपने को कांस्टेंट वाली वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। तो ये यूनिक नहीं मिलेगा, इसे यूनिक नहीं मिलेगा तो इंटीग्रल के बाद हम यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। साइन एक्स प्लस 4 लिखता तो 4 तो 0 हो जाता, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाता, साइन एक्स प्लस 4। साइन एक्स प्लस 9 लिखता तो यहाँ साइन एक्स प्लस 9 आ जाता, लेकिन वो इंटीग्रल किसका होता, कॉस एक्स का होता। तो चूंकि आंसर बहुत कन्फर्म नहीं होता है कि क्या आएगा, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं, और इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब आप इससे कुछ फार्मूले याद रखिए, जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूले ध्यान रखे थे वैसे ही हम किसके लिए रखेंगे, इंटीग्रेशन के लिए। इन सभी को आसानी से हम बता सकते हैं, डिफरेंशिएट करके जो है डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। सो मैं आपको फार्मूले कुछ लिखा देता हूँ, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले। फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट सी डी एक्स से किसके इक्वल हो जाएगा, सी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट है तो भाई आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या बचा सी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सी आएगा, तो मतलब सी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। सिंपल, जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए। दूसरा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। क्यों ऐसा होगा इसका जरा समझते भी रहिए साथ साथ में। डी बाई डी एक्स आप एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये जो वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये आना चाहिए। तो यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो
है ना। सो ये तो कांस्टेंट ही है, 1/n+1 तो बाहर ही रहा, पावर नीचे ले आएंगे n+1 और x टू द पावर n तो कैंसिल हो गया, तो किसकी इक्वल हो गया, x टू द पावर n के बराबर हो गया। सो आप इसको डिफ्रेंशिएट किए तो x टू द पावर n आ गया, तो x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगाना पड़ेगा कि n इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों, यदि आप n की वैल्यू -1 लिखेंगे तो -1+1 कितना होगा, 0। डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता है, डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया। अब यदि -1 होता ही तो x टू द पावर -1 कितना होता, 1/x हो जाता। सो आप देखिए यदि 1/x dx है, 1/x dx है तो मैंने बताया था कि log x आएगा। क्यों log x क्यों आएगा, इसका रीज़न है d/dx log x किसके इक्वल था, 1/x से, ये बताया था। तो d/dx जब log x करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x का इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, log x के इक्वल हो जाएगा। एकदम सिंपल है, जो डेरिवेटिव के रिजल्ट थे उनको उल्टा कर दीजिए तो ये इंटीग्रल के आ जाएंगे। साइन x का इंटीग्रल लिखेंगे आप, साइन x dx, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x आएगा। माइनस कॉस x क्यों लिखना चाहते हैं आप, क्योंकि d/dx cos x किसके इक्वल था, माइनस साइन x का। तो यदि ये माइनस साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस आएगा, लेकिन आप साइन को कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस आ जाएगा 5। यदि आप यहाँ पर cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि d/dx साइन x ये किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। तो इस तरह आ गया। तो d/dx साइन x cos x, cos x का जो इंटीग्रल है वो साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब मैंने आपको tan का डेरिवेटिव बताया था ना, d/dx tan x किसके इक्वल बताया था, sec स्क्वायर x के। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल करना पड़ेगा। आप ऐसे डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, sec स्क्वायर x dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan x के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे जो है आप बता सकते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया। tan का अभी नहीं पढ़ रहे हैं, tan का इंटीग्रल निकालना बहुत कठिन होता है। हम तो tan को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, sec स्क्वायर आता है। अब आप जो है आगे एक फार्मूला बना सकते हैं। इतना ज़्यादा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का काम नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या रिजल्ट सिखाया था, d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर यदि आप कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सो इस तरीके से आ गया इंटीग्रल, क्योंकि कॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप और देखिए, कॉट के बाद सेक बताया था मैंने, सेक को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना बताया था, सेक एक्स इंटू tan एक्स। यदि आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे किसको, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल dx, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये dx भी लिखना पड़ेगा ना। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स के इक्वल हो जाएगा। और सेक एक्स tan एक्स ये है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स मिल जाएगा। सो किसके इक्वल हो गया, सेक एक्स के इक्वल हो गया। अब एक और बताया था मैंने, d/dx cosec x, तो cosec x कितना होता है, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। तो ये इंटीग्रल आप लिखेंगे किसका, cosec x इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, cosec x के बराबर हो जाएगा। सब डिफरेंशिएशन से आ जा रहा है। ये देख लीजिए, d/dx e टू द पावर x तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। सो इंटीग्रल e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx का इंटीग्रल किसके बराबर, e टू द पावर x के बराबर है। और एक बताया था मैंने आपको, d/dx e टू द पावर माइनस x, तो माइनस e टू द पावर माइनस x। तो यदि आप ये 11 नंबर भी लिख लें, e टू द पावर माइनस x dx, सो ये आ जाएगा कितना, माइनस e टू द पावर माइनस x। इस तरीके से आपके सारे फार्मूले हो गए। तो हम इस तरीके से अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको सारे फार्मूले सिखा दिए। ये फार्मूले याद रखिए आप, एक बार डिफरेंशिएशन के सारे लिख डालिए, फिर उनको उल्टा करके इंटीग्रेशन लिख लीजिए। सो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं
आपको फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसा नहीं कि पूरी फिजिक्स में हर जगह काम आएगा इनका, लेकिन हाँ, इनके बिना काम फिजिक्स का चलेगा नहीं, है ना। सब कुछ यही है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके बिना फिजिक्स भी नहीं है कुछ भी। सो आप देखिए, यदि कोई कांस्टेंट मान ली सी लगाते हैं तो उसका इंटीग्रल सी एक्स हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन लिखते हैं तो एक्स टू द पावर एन का कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स आ जाएगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, है ना। ये डी एक्स लगाना है। अभी बहुत बार लिखते समय आपका वेरिएबल छूट जाएगा, ओवर द टाइम प्रैक्टिस होते होते अपने को ये सब बातें आने लगेंगी। कॉसिक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स आ जाएगा, कॉसिक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉसिक एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ई टू द पावर एक्स। क्यों? क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई टू द पावर एक्स। तो जिससे डिफ्रेंशिएट करके जो रिजल्ट मिला उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। ई टू द पावर माइनस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स मिलता है, इसलिए ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स मिल जाएगा। अब इस तरीके से यदि दो फंक्शन सम है या उनका डिफरेंस है तो हम उन्हें अलग अलग कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। मान लो 2 या 3 सम में आ रहे हैं तो उनको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। सब आगे चल करके हम इंटीग्रल निकाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। सो इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट आई इज इंटीग्रल और यहाँ 3dx है, सो आराम से आ जाएगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं। आई 3 तो कांस्टेंट है, 3 यहाँ dx लिखा है तो x आ जाएगा, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिख लेता हूँ, 5 dt लिख दिया, सो 5 तो कांस्टेंट है तो 5 आ जाएगा और dt का t लिख दिया, सो ऐसे आ जाएगा 3x। यहाँ सब में आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, मैं बार बार कांस्टेंट नहीं लगा रखा, लेकिन चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, सो ये हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। सो आप बार बार लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन लगा लेता हूँ मैं। थर्ड में मैंने x dx का बोला तो यहाँ पर पावर कितना है 1, सो x टू द पावर n प्लस 1, सो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, सो किसके इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। ऐसे करके आप लगा सकते हैं, है ना। x क्यूब dx, तो x क्यूब dx देखिए तो x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, सो किसके इक्वल हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। इस तरीके से आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ये तो काफ़ी आसानी से हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, मान लेता हूँ मैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4dx, इसको निकालना है तो आसानी से आ जाएगा। x स्क्वायर का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस x अभी बताया था x dx कितना, x स्क्वायर बाई 2 पावर 1 है ना, x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटीग्रल में उसको प्लस करना है, तो x पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट है तो 4 ही रहेगा और dx है तो x हो जाएगा। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक कांस्टेंट क्या लगा दिया, सी कांस्टेंट इसलिए कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो ऐसे बताया जा सकता है। और आप देख लीजिए कई सारी बातें हो सकती हैं अपने पास यहाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 और 1 बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको इंटीग्रेट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये इंटीग्रल ज़्यादा इजी होते हैं। इनको इंटीग्रेट करना है 3 sin x
प्लस 4 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। मान लो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, सो बहुत आसान है। 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, है ना। तो यहाँ तो साइन है तो माइनस कॉस हो जाएगा। आप पीछे से फार्मूला देख सकते हैं, तो -3 cos x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। ई टू द पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है। सेकेंड, आगे वैल्यू लिख सकते हैं 4 cos t प्लस 1/t प्लस ई टू द पावर टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। सो अब देखिए cos t का इंटीग्रल कितना होगा, sin t, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है। तो 4 sin t 1/t का कितना हो जाएगा, log t प्लस ई टू द पावर t प्लस c हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं है। ई टू द पावर -t प्लस cos t, ऐसे लिख सकते हैं आप, dt। वेरिएबल t है तो dt आएगा, वेरिएबल x है तो x आएगा। तो आप ई टू द पावर, ये x नहीं लिखना पड़ेगा ना, ट्रिप लिख दिया तो -t है। सो ई टू कितना है, ई टू द पावर -t का माइनस ई टू द पावर -t आ जाएगा, और cos t का किसके इक्वल हो जाएगा, sin t प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आप पीछे से फार्मूले देख करके बता सकते हैं। इंटीग्रल ज़्यादा आसान होते हैं, और केवल अभी किसका सीखिए आप, x टू द पावर n। x टू द पावर n के अलावा हमारा और कोई काम पड़ने वाला है नहीं, है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि आप तो रूट x dx बताइए, सो आसान सी है, x टू द पावर 1/2 dx है, सो x टू द पावर n प्लस 1, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, तो इधर आ गया 2/3 और x टू द पावर 3/2 प्लस c। सो ऐसे इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप जो है ये बताइए, रूट x नीचे ले लिया मैंने, dx बाई रूट x, तो ये तो x टू द पावर n का ही फार्मूला होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, -1/2 dx। सो यहाँ पर आप जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x टू द पावर 1/2 और यहाँ 1/2 से किसके इक्वल हो जाएगा, 2√x प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो कोई भी पावर दिया हो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ बना लेते हूँ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो ये करेंगे तो पावर ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx। अब आप देखिए x टू द पावर n का फार्मूला हमें याद है, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, x टू द पावर -1 हो गया ना, और ये -1। सो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, -1/x के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। सो सिंपलेस्ट जो है इंटीग्रल्स हो गए, ज़्यादातर हमारा इन्हीं ये काम पड़ेगा। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए हम सब जगह क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। अब मान लो आपको डेफिनिट इंटीग्रल चाहिए, तो मैं आपको आगे डेफिनिट इंटीग्रल के रूल सिखा देता हूँ, है ना। सब एकदम आसान सा है, बहुत ज़्यादा एकदम फार्मूले पर बेस्ड हैं, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि अभी अपने लिए एकदम नया है, तो हम इनको जानते नहीं हैं। सो डेफिनिट इंटीग्रल के लिए मैंने मान लिया कि लेट, है ना, इंटीग्रल ऑफ f(x) इज़ gx, ये इसकी वैल्यू है। सो जो इसका मतलब होगा कि a से b लिमिट कहलाती है, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। सो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो gx इसका आंसर आएगा, फिर a और b, ये किसके इक्वल होगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसका सिंबल का मतलब समझिए कि यदि हम किसी फंक्शन, यहाँ पर dx मेरा छूट गया है ना, सो ये अपने को dx तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर भी dx मेरा छूट गया है, सो ये तो होगा ही होगा, है ना, नहीं तो मैथमेटिकली वो इनकरेक्ट ट्रीट होगा। ये आ गया।
सो fx को इंटीग्रेट किए तो gx आ गया, तो यहाँ पर भी gx। अब अपर लिमिट का मतलब x की जगह पहले b लिखेंगे, फिर माइनस x की जगह लिख देंगे। सो एक इलस्ट्रेशन की तरह देखिए आप, जैसे मैं 0 से 1 लिख देता हूँ और 3x² dx को। सो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, 3x² का कितना हो जाएगा, x³/3 इंटीग्रल x² का 2 + 1 3 हो गया, 3/3 और 0 से 1 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो हमारे पास बचा कितना है, x³ बच गया, x³ 0 से 1 आ गया है ना। सो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितनी वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 का होल क्यूब, माइनस लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट तो कितनी है 0, तो 0 का क्यूब तो 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 0, सो इट इज़ 1। तो ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। इसी तरीके से और मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I = dx/x 1 से लेकर के 2 तक कर देता हूँ मैं, 1 से 2 तक। सो हमें पता है कि dx/x जो है इसका इंटीग्रल log x होता है। सो ये log x कर दिया 1 और 2। सो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा, log 2 माइनस log 1, ये आ जाएगा, तो log 2 माइनस log 1। अब ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, हो सकता आप नहीं जानते हो, log ऑफ 1 इज़ 0, तो log 2 के बराबर आ जाएगा। अभी आप ध्यान रखिए, बट ये मैं अभी अलजेब्रिक चीज़ें पढ़ाते समय बता दूंगा। log ऑफ 1 इज़ 0, log को मैं log बेस इक्विवेलेंस लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर एकदम डेफिनिट ही आएगा। बस इसको बताने का तरीका क्या है कि नीचे और ऊपर लिमिट लगा देते हैं। इन लिमिट से क्या मतलब है ये अभी हम आगे नहीं देख रहे हैं। फिजिकल जब मैं आपको इसकी ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग बताऊंगा तो मैं वो आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है और कैसे हम इसको बताना है। तो इस तरीके से हम डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं, है ना। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब आप ज़रा ध्यान से समझिए। इवेल्युएट फर्स्ट, I = मान लेता हूँ मैं cos x dx लिखता हूँ। सो डेफिनेटली आप बता सकते हैं किसके इक्वल होगा, sin x के, चूँकि इनडेफिनिट है तो प्लस c लगा दूंगा। अब इसी को मैं डेफिनेट इंटीग्रल बनाना चाहता हूँ। सो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए cos x dx और 0 से कहाँ तक ले लेता हूँ, π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री। सब इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, sin x, कोई प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट दे रखा है, इसलिए अपने को इंडेफिनिट कोई मतलब नहीं निकला। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो sin π/2 माइनस, पहले अपर लिमिट x की जगह कितना लिख दिया π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट sin 0, sin π/2, sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 कितना होगा 1 माइनस 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको इंटीग्रेट करके बता सकते हैं। थर्ड में यदि आपको लिखना है सो I = e⁻x dx, सो आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, e⁻x के इक्वल होता है प्लस c, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। लेकिन यदि मैं इसी को डेफिनिट इंटीग्रल लिख रहा होता तो कितना लिखता, e⁻x, सपोज 0 से कहाँ तक ले रहा हूँ मैं, 1 तक ले रहा हूँ dx, तो आसानी से बता पाएंगे आप। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। अब आप अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻x की जगह पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस e⁻0, तो e-1 आ जाएगा ऐसे। तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। तो सबसे पहले आप इंटीग्रल के फार्मूले याद कर लीजिए। एक बार आपको फार्मूले याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आप इनको बता सकते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई अंतर नहीं है। इनडेफिनेट है तो आपको अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगाना होगा, और डेफिनेट है तो कांस्टेंट लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे जो है आपको मैं एक प्रोडक्ट का फार्मूला बताना है वो सिखाऊंगा। आज इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे मैथमेटिक्स नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब 3-4 लेक्चर के अंदर हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे।